सावन की घटाएं भागीरथी नदी पर मंडरा रही थी। शिवली फूल बस खिलने वाले थे। ऐसे में अजीमगंज की सुहानी वादियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। मां का नाम था भवानी देवी। दिन था 10 सितंबर सन 1935। कुछ 3 महीने पहले ही भवानी देवी के पति का देहांत हुआ था। ऐसे में नवजात शिशु उनके जीवन में आशा की नई किरण लेकर आया। भवानी देवी ने उसका नाम रखा प्रेमचंद। जब भी वो उसकी चमकती आंखों को देखती, उन्हें लगता कि वो एक संत, एक आध्यात्मिक गुरु को देख रही हैं। परमात्मा महावीर ने जगत के अंदर जो कुछ भी कहा, धर्म प्रवचन दिया, वो प्रवचन देने के पीछे मात्र एक आशय था कि मैं अपने प्रवचन के द्वारा जगत के सभी आत्माओं को परमात्मा बनाऊं। एक ऐसा गुरु जो हजारों लाखों लोगों का मार्गदर्शक बन उन्हें मन की शांति भी प्रदान करेगा। परमात्मा के एक एक शब्दों के अंदर प्राणी मात्र का वात्सल्य आपको नजर आएगा। प्रति शब्दों के अंदर परमात्मा की भाव करुणा आपको दिखेगी। और इसी मंगल प्रवचन के द्वारा परमात्मा ने जगत को एक बड़ा दिव्य संदेश दिया, जो संतों की परंपरा में आज तक चली आ रही। उन दिनों अजीमगंज में बहुत धनी व्यापारी रहते थे, जिन्होंने विदेशियों के साथ व्यापार कर धन अर्जित किया था। वे मुर्शिदाबाद के नवाबों के संरक्षण में थे, जो कि सामूहिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी थी। साथ ही साथ पूर्वी भारत का सबसे धनी शहर, जिसे बसाने में एक दूरदर्शी जैन व्यापारी का भी हाथ था, जिन्हें जगत सेठ की उपाधि मिली। जगत सेठ यानी दुनिया भर का महाजन, मुगल साम्राज्य का सबसे धनी आदमी। इनकी मदद से अन्य जैन व्यापारी राजस्थान से आकर यहां बस गए। यदि कोई व्यक्ति पहली बार मुर्शिदाबाद जाता है, तो वहां की असाधारण हवेलियों को देखकर चकाचौंध हो जाता है। विभिन्न प्रकार की वास्तुकला उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। इमारतों के बाहर की दीवारों पर की गई नक्काशियां कई धर्मों और संस्कृतियों के मिलन को दर्शाती हैं। प्रेमचंद जी का पालन पोषण इसी कुलीन वातावरण में हुआ, जहां जीवन की सभी सुख सुविधाओं को ईश्वर की देन माना जाता है। प्रेमचंद जी जिस जगह बड़े हुए, वो जैन पट्टी के नाम से जानी जाती है। ये जगह उन दिनों पूर्वी क्षेत्र के समस्त जैनियों का गढ़ था। यहां सभी जैन त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें जैन समाज के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राय बहादुर बुद्ध सिंह प्राइमरी स्कूल से की। नवाबों वाला माहौल होने के कारण इन्हें उर्दू का ज्ञान हुआ। अजीमगंज तथा जियागंज में 14 जैन मंदिर, 2 दादाबाड़ी एवं 1 गौशाला होने के कारण इस जगह को जैन तीर्थ का नाम दिया गया। अरहंतो भगवंत। जैन न होते हुए भी इनका झुकाव जैन धर्म की ओर होने लगा। नौलखा कोठी में मोतीचंद जी यति जी के संरक्षण में प्रेमचंद जी की धार्मिक शिक्षा आरंभ हुई। गुरु मोतीचंद के निवास स्थान नौबत खाना में प्रेमचंद जी अपना अधिक से अधिक समय बिताया करते थे। यहीं पर त्याग का बीज
उनके मासूम दिमाग में पनपने लगा। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्यागने का निर्णय लिया और त्याग व आत्म संयम की कठिन राह पर चल पड़े। 13 साल की उम्र में प्रेमचंद जी ने घर छोड़ दिया और शिवपुरी के जैन स्कूल में भर्ती हुए, जो कि वीर तत्व प्रकाशक मंडल द्वारा संचालित है। यहां पर उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की और साथ ही जैन ग्रंथों को कंठस्थ भी किया। प्रेमचंद जी पर उनके गुरु मुनिराज श्री विद्या विजय जी महाराज का गहरा प्रभाव था, जिसके कारण वे छोटे छोटे प्रवचन सुनाने लगे। इस सज्ञानता के कारण उन्हें प्रवचन प्रभाकर की उपाधि मिली। मंगलम। 1950 में प्रेमचंद जी वापस बंगाल आए और विशुद्धानंद सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की। 1952 में वे अपनी माता से मिलने वापस अजीमगंज गए। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द उनके दिमाग में गूंजते थे, हम वो हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसका ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। शब्दों का महत्व कम है, सोच हमेशा जीवित रहती है, वह दूर तक जाती है। स्वामी जी की तरह वे भी भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रेमचंद जी एक सच्चे गुरु की खोज में थे, एक ऐसा गुरु जो उन्हें निर्वाण की राह दिखा सके। अहमदाबाद में उनकी ये खोज पूरी हुई, जहां उन्हें आचार्य कैलाश सागर सूरी जी महाराज के दर्शन हुए। 13 नवंबर सन 1955 में उन्हें दीक्षा मिली और वे मुनि पद्म सागर महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक महान संत की हैसियत से गुरु पद्म सागर महाराज सूरी जी ने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया, लाखों जैन ग्रंथों और प्रतिमाओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करवाया। अपने शिष्यों के द्वारा जैन धर्म में फैले मतभेदों को मिटाया। जहां आचार्य महाराज के प्रभाव से भारत के अन्य प्रांतों में उन्नति होने लगी थी, वहीं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के कारण अजीमगंज दिन प्रतिदिन अवनति की तरफ अग्रसर हो रहा था। इसके कारण व्यापारी अपनी हवेलियां छोड़ कलकत्ते शहर में जाकर बसने लगे। अजीमगंज की शान जैसे मिट्टी में मिल गई थी। वहां के मंदिर तथा हवेलियां देख रेख के बिना खंडहर होने लगी थी। किंतु कुछ वर्ष पहले आचार्य महाराज जी के पावन चरण पुनः पड़ने से अजीमगंज और जियागंज के मंदिरों का जीर्णोद्धार होने लगा है। साथ ही साथ वहां के वातावरण में भी परिवर्तन हो रहा है। मुर्शिदाबाद का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। एक जमाना था भगवान महावीर प्रभु के समय जैन साम्राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी जगहों पर था। बहुत बड़ी संख्या में जैनों का वहाँ निवास था। कालांतर में दुष्काल आदि के कारण साधु भगवंतों के आवागमन में बड़ी बाधा होने से उस तरफ विचरण नहीं हुआ और धीमे धीमे वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ जैन भाई राजस्थान से, मालवा से, अन्य प्रांतों से आकर के वहाँ बसे। उन्होंने अपनी बुद्धि से, प्रामाणिकता से अपनी प्रतिष्ठा जमाई, समृद्ध बने। राजकीय क्षेत्र में भी उनका वर्चस्व रहा और जैन शासन के बहुत अपूर्व सेवा उस समय उन्होंने की। बिहार के तीर्थ क्षेत्रों में, कल्याण भूमियों में
उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और उस क्षेत्र को विकसित किया। और वही कारण है कि आज भी सभी कल्याणक भूमिएं अपने को व्यवस्थित मिलती हैं। तो भूतकाल का जो इतिहास था, काफ़ी समय तक वहाँ के जैनों ने हर तरह से अपने कार्य से, अपने व्यवहार से सुंदर में सुंदर शासन की प्रभावना की और एक ऐसा इतिहास बना करके गए कि जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। मैं भी अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे पुण्य भूमि में जन्म लेने का मुझे भी एक अवसर मिला। कुछ पुण्योदय था, वहाँ पर धार्मिक पाठशालाओं में अभ्यास अध्ययन करके मैंने भी इस धर्म को अपने जीवन में अपनाया और आगे चलकर गुरुदेव की सुमनिश्रा में दीक्षा लेने का भी मुझे अवसर मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो मैं हूँ, ये उनके आशीर्वाद का ही एक परिणाम है। तो मेरी ये भावना रही कि भूतकाल के उस गौरव को फिर से वर्तमान में स्थापित करने का प्रयास करें और धीमे धीमे उस क्षेत्र के अंदर और अधिक मात्रा में अपने लोगों के द्वारा, जैनों के द्वारा शासन की सुंदर सेवा और प्रभावना हो। यही मेरी शुभकामना, यही मेरी मंगल भावना है। इसी पावन भूमि को आचार्य पद्मसागर सूरी जैन फाउंडेशन उनके जन्म स्थल को आगे की पीढ़ियों के लिए पुनर्जीवित करना चाहती है। इस कार्य हेतु नौबत खाना के बगल में एक खाली जमीन का चयन किया गया है। पहले नौबत खाना का संरक्षण होगा, फिर गुरु महाराज की जीवनी, उनकी शिक्षा एवं जैन समाज में किए गए उनके योगदान को दिखाते हुए एक संग्रहालय और साथ ही शांति और शाकाहार जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा जहां मिले, वैसा शिक्षण स्थल बनवाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव दिया जा रहा है। ये इमारत मंदिरों के शिखर व नौबत खाने से ऊंची न हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए इसका निर्माण तलघर से शुरू होगा। इस परिसर के 3 प्रांगण फव्वारे और परिदृश्य से सुसज्जित हो नौबत खाना, चिंतामणि जैन मंदिर व जैन पट्टी को बखूबी जोड़ेंगे। साथ ही जैन कोठी में साधु साध्वी व तीर्थ यात्रियों के रहने के लिए आधुनिक धर्मशाला बनवाने की भी योजना है। इस जन्मस्थली संग्रहालय के विकासीकरण होने से सिर्फ जैन पट्टी में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अजीमगंज, जियागंज में एक नई जान आएगी। तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों के आवागमन से वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जैन मंदिरों व जैन धरोहर का संरक्षण होगा। पूर्वी भारत में जैन धर्म का पुनः निर्माण होगा और गुरु महाराज के आशीर्वाद से अजीमगंज, जियागंज जन्मस्थली पहले की भांति विश्व में ख्याति प्राप्त करेगी। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे